प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतकों में से भारत के एक महान चिंतक मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन इतिहास, उनका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, शैक्षिक जीवन, राजनीतिक जीवन और अकादमिक जीवन, उनके जीवन इतिहास से जुड़ी हुई हर प्रकार की बातें, हर प्रकार की स्पीच, हर प्रकार के दर्शन, हर प्रकार के दृष्टिकोण का आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए आज भारत के एक महान राष्ट्रवादी राजनीतिक चिंतक महात्मा गांधी के जीवन इतिहास का अध्ययन करते हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है, उनको भारत में एक राष्ट्रपिता के रूप में, आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर, देशभक्त के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक महात्मा के रूप में, सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ। उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई और पिताजी का नाम करमचंद था, इसलिए उनके खुद के नाम में मोहनदास करमचंद गांधी आता है। उनकी माताजी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और मोहनदास के जीवन पर उनकी माताजी के धार्मिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा है। मोहनदास की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के स्कूल में हुई, जो गुजरात में है, और 7 वर्ष की आयु में उनके माता पिता पोरबंदर से गुजरात के शहर राजकोट चले गए। 1887 में राजकोट के हाई स्कूल से मोहनदास ने 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी का किशोरावस्था में ही विवाह हो गया। मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह पोरबंदर के एक व्यापारी गोकुलदास मकानी की बेटी कस्तूरबा से हुआ। किशोरावस्था में विवाह होने के कारण पति और पत्नी एक दूसरे को जल्दी समझ नहीं पाए। बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि विवाह के योग्य दोनों की आयु नहीं थी। उनकी पत्नी कस्तूरबा शांत, दृढ़ स्वभाव की महिला थी और गांधी जी के व्यक्तित्व पर उनकी पत्नी का भी गहरा प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी, जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है, ने अपने पारिवारिक मित्र के मार्गदर्शन पर 4 सितंबर 1988 को कानूनी पढ़ाई के लिए एक प्रकार से अंतर्मुखी होने के कारण कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के थे, इसलिए कानूनी अध्ययन के दौरान उन्हें एक्सट्रोवर्ट होने में, बहिर्मुखी होने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड में भी वो एक आम भारतीय की तरह ही रहे। उन्होंने 1892 में वकालत की परीक्षा पास की और भारत वापस आ गए। इंग्लैंड से कानून का अध्ययन करने के पश्चात वे वापस भारत आए और यहाँ आकर उन्होंने राजकोट में वकालत की प्रैक्टिस आरंभ की। लेकिन महात्मा गांधी भारतीय कानून से परिचित नहीं थे। एक वकील के रूप में अपना प्रभाव जमाने में वो असफल रहे, इसलिए वो बम्बई चले गए और वहाँ कानून का अध्ययन किया, प्रैक्टिस आरंभ की। लेकिन यहाँ भी वो एक सफल वकील के रूप में अपना प्रभाव नहीं जमा सके। उन्हें लगा कि वकालत का धंधा उनकी आजीविका नहीं बन सकता। इसके बाद उन्होंने अर्जी और दावे का कार्य करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर जाते हैं
और अपने वकाल के प्रोफेशन को व्यवहारिक बनाने के लिए उन्होंने वहाँ के व्यापारी अब्दुल्ला के केस की पैरवी की। मई 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका के डरबन से नैनीताल पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान भी महात्मा गांधी को कई तरह के कटु अनुभवों का सामना करना पड़ा। वहाँ उन्हें यूरोपियन मजिस्ट्रेट द्वारा पगड़ी उतारने के लिए कहा गया। गांधी जी ने इसे अपना अपमान समझा। इसके बाद प्रिटोरिया में उन्हें रेल के प्रथम श्रेणी डब्बे से उतरने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वहाँ इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। गांधी जी अब्दुल्ला केस के बाद भारत वापस आना चाहते थे, लेकिन प्रवासी भारतीयों की अपील पर उन्हें वहाँ रुकना पड़ा और प्रवासी भारतीयों की लड़ाई को उन्होंने वहाँ पर रह करके जारी रखा। दक्षिण अफ्रीका के नैनीताल में रह करके उन्होंने भारतीय अधिकारों की लड़ाई शुरू की और नैनीताल कांग्रेस में भी भारतीयों के अधिकारों के लिए कार्य करने पर उन्होंने मजबूर किया। तो महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष लगातार जारी रहा। इसी दौरान महात्मा गांधी कई ब्रिटिश मिशनरीज के संपर्क में आते हैं और ईसाइयों ने उन्हें धार्मिक विचारों से प्रभावित करके ईसाई धर्म स्वीकार करने पर बल दिया। बार बार ईसाइयों ने उनसे आग्रह किया कि वो अच्छे व्यक्तित्व के हैं, इसलिए वो ईसाई धर्म ग्रहण करें, लेकिन महात्मा गांधी ने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस धर्म की सहिष्णुता विश्व के सभी धर्मों के अनुकूल है। गांधी जी का मानना था कि वे हिंदू धर्म में रहकर भी मानवता के कल्याण कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। केवल धर्म ग्रहण कर लेने से पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि इंसान किसी भी धर्म में रह करके अच्छे कार्य कर सकता है। तो महात्मा गांधी ने ईसाई धर्म के प्रति आस्था रखते हुए भी ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया और हिंदू धर्म में वो बने रहे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीकी प्रभाव के दौरान अनेक कटु अनुभवों का उन्हें सामना करना पड़ा। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने भारतीयों के पंजीकरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में कड़े नियम बनाए। सभी भारतवासी इस तरह के कड़े नियमों से परेशान थे और इसके लिए 8 वर्ष की आयु से भारतीयों का पंजीकरण करवाना जरूरी किया गया। महात्मा गांधी ने लोगों को संगठित किया। इस पंजीकरण में दिया गया कि पंजीकरण के द्वारा पुलिस अधिकारी किसी भी समय भारतीयों के परमिट की जांच पड़ताल कर सकते थे और जांच के बहाने पुलिस अधिकारी भारतीयों का अपमान करते थे। गांधी जी भारतीयों के इस अपमान को समाप्त करने के लिए 12 वर्ष तक संगठित कार्य किया। भारत के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए वहाँ पर उन्होंने लगातार आंदोलन जारी रखा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों के अत्याचार से भी काफ़ी दुखी हुए। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और 11 सितंबर 1906 को इन अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में प्रवासी भारतीयों को उन्होंने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में गांधी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे सामने केवल एक ही रास्ता है और यह कि मैं इसे कानून के समक्ष समर्पण करने से पूर्व मरना पसंद करूंगा। यहाँ तक कि यदि सब लोग ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अकेला अपने ही व्रत पर दृढ़ रहूंगा और भारतीयों के पंजीकरण के लिए स्वैच्छिक जो किया गया है। यानी महात्मा गांधी ने जिद पकड़ ली कि मैंने जो संकल्प निर्धारित किया है उस संकल्प में मेरा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं अकेला इसको पूरा करने के लिए आज लड़ता रहूँगा, अपनी जान का न्यौछावर कर दूंगा। महात्मा गांधी का जब ये आंदोलन जोरों पर आया तो श्वेत सरकार के अन्यायपूर्ण निर्णयों को बदलने के लिए श्वेत सरकार पूरी तरह से झुक गई। उन्होंने देखा कि ये जन आंदोलन का रूप धारण कर रहा है, इसलिए श्वेत सरकार ने नियमों को बदलने पर अपना निर्णय दिया। 10 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी स्वयं अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र लेने के लिए कार्यालय पहुंचे।
महात्मा गांधी की इसी दौरान जो है और भी कई तरह के कटु अनुभव का उन्हें सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी पर क्रोधित होकर मीर आलम नामक एक पठान और उसके साथियों ने हमला कर दिया। इस आक्रमण के दौरान मीर आलम को बंदी बना लिया गया और कुछ समय बाद महात्मा गांधी को होश आया। उन्होंने उस पठान का हालचाल पूछा और उसे रिहा करने का अनुरोध किया। इस प्रकार महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को अफ्रीकन सरकार के अन्यायपूर्ण व अपमानपूर्ण निर्णय के विरुद्ध सत्याग्रह का एक सफल प्रयोग किया। अगस्त 1909 में महात्मा गांधी ने पंजीकरण कानून के विरोध में दूसरा सत्याग्रह आरंभ किया। ट्रांसवाल में सभी भारतीयों ने अपने पंजीकरण को इकट्ठा करके आग लगा दी। गांधी जी द्वारा अनेक भारतीय आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी समेत अनेक भारतीय आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। जेल में सबके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया। ये महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, आंदोलन था। 14 मार्च 1913 को केप कॉलोनी के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा गैर ईसाइयों के विवाहों को अवैध घोषित किया गया। ये भी एक प्रकार का अन्यायपूर्ण कानून था श्वेत सरकार का। सभी गैर ईसाइयों यानी हिंदू, मुस्लिम व पारसियों सभी ने इकट्ठे होकर इस निर्णय का घोर विरोध किया और सभी आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। 18 दिसंबर 1913 को महात्मा गांधी समेत अन्य सत्याग्रहियों को जेल से रिहा किया गया। गांधी जी के प्रयासों से 30 जून 1914 को जनरल समर्स के साथ एक समझौता हुआ जिसमें हिंदू, मुस्लिम और पारसी विवाह को वैध घोषित किया गया। गांधी जी के अड़िग निर्णय पर जनरल समर्स ने कहा, यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे ऐसे आदमी का विरोधी होने का सौभाग्य मिला जिससे मैं बड़े सम्मान से देखता हूँ। यानी एक प्रकार से महात्मा गांधी के सत्याग्रही और अहिंसक आंदोलन के पीछे बड़े बड़े आतियाई, बड़े बड़े अत्याचारी जो है वो झुके, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और महात्मा गांधी की जो सकारात्मक उदारवादी विचारधारा थी, अहिंसक विचारधारा थी, अहिंसक आंदोलन था, उसके प्रति उनका सकारात्मक प्रेम का भाव उजागर हुआ। 1918 में वायसराय ने एक सम्मेलन में देश के बड़े नेताओं और लोगों से युद्ध काल के दौरान सहयोग की अपील की। महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया और इसी दौरान 1919 में ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम पास किया जिसका महात्मा गांधी ने कड़ा विरोध किया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्दोष जनता पर गोलियां चलवा दी। जनरल डायर की इस क्रूरता से देश के नेता व आम जनता पूरी तरह से आक्रोशित हुई और उसमें प्रतिशोध की भावना पकड़ने लगी। सितंबर 1920 में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के कार्यक्रम में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से खिलाफत समिति का भी सहयोग मिला। नवंबर 1921 में प्रांतीय कांग्रेस समिति को नागरिक अवज्ञा और कर न देने को अधिकृत किया गया। गांधी जी ने इसके बाद बारदोली में नागरिक अवज्ञा का जन आंदोलन चलाया। लेकिन 3 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हुई। इस हिंसक आंदोलन में भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी और बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए। 24 फरवरी 1922 को उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को भंग कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। गांधी जी ने 11 मार्च 1929 को नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से 24 मील दूर समुद्र किनारे डांडी के लिए पैदल यात्रा की। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के लिए 5 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें जेल में डाला गया। सितंबर 1931 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इस सम्मेलन में राजकुमार, बड़े जमींदार, उद्योगपति व धार्मिक नेता उपस्थित थे।
वे 28 दिसंबर 1931 को भारत वापस आई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने देश में दलितों के लिए 17 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनियम जारी किया, जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके लिए मूवमेंट चलाया था कि देश में दलितों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, चिंताजनक है। इनको राजनीतिक व सामाजिक अधिकार दिए जाएं, इनको वोट का अधिकार दिया जाए। अलग वोट का अधिकार देना ही कम्युनल अवार्ड कहलाता है। महात्मा गांधी ने कम्युनल अवार्ड का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे हिंदू समाज विभाजित होगा। महात्मा गांधी के इस निर्णय को वापस लेने के लिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा जो निर्णय लिया गया था उसको वापस करवाने के लिए आमरण अनशन आरंभ कर दिया। सारे देश का दबाव डॉक्टर अंबेडकर पर पड़ने लगा कि वह इस अधिनियम को वापस करे। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी व अन्य नेताओं को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में गिरफ्तार किया गया। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत का विभाजन हो गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बने। विभाजन के पश्चात दोनों ही देशों में हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम सौहार्द करने के लिए पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पर बल दिया, लेकिन कुछ कट्टरपंथी नेताओं को महात्मा गांधी का यह उदारवादी रवैया पसंद नहीं आया। एक धर्मांध व्यक्ति नाथुराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को सायंकाल में प्रार्थना सभा के समय उन्हें गोली मार दी गई। इस प्रकार महात्मा गांधी के जीवन का अंत हुआ। आजीवन वो सत्य के लिए, अहिंसा के लिए लड़ते रहे, देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित बातों का अध्ययन करने के लिए उनकी हम रचनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस पुस्तक में उन्होंने सभी सत्य घटनाओं का वर्णन किया है। हिंद स्वराज, सत्याग्रह में सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह को प्राप्त करने की तकनीक क्या है। सर्वोदय नामक पुस्तक में सर्वोदय का अर्थ सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए, सर्वोदय को सबसे बड़ा राजनीतिक धारणा के रूप में सिद्ध करने के लिए। ट्रस्टीशिप, जिसमें संघ का सिद्धांत है कि भारत में जिन लोगों के पास अतिरिक्त भूमि है, अतिरिक्त संपदा है, वो देश हित में, समाज के देश हित में योगदान दें। इकोनॉमिक्स एंड खादी, खादी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए ताकि देश में राष्ट्रवाद की भावना आए। ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही भगवान है। इसमें सत्य वचन के ऊपर जो है बल दिया गया। गांधी जी ने पत्रिकाएं भी जारी की थी, जिसमें हरिजन और यंग इंडिया है। तो आज का ये लेक्चर था महात्मा गांधी के ऊपर कि महात्मा गांधी का जीवन इतिहास कैसा रहा, जीवन संघर्ष कैसा रहा, उनके जन्म से लेकर के उनके अंतिम समय तक उनका जीवन का जो सारांश है इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट किया गया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।